वहाँ पे जो लोग मरे हैं, बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ बोला जा रहा है हिंदू को चुन के मारा गया है। वहाँ एक मुसलमान युवक की भी मौत हुई है, इसको कैसे देखते हैं? एकदम एकदम होगी ना, एकदम होगी। आपको समझना होगा, वहाँ एक मुसलमान युवक की मौत नहीं हुई है, वहाँ दो मुसलमान युवक की मौत हुई है। एक वहाँ का खच्चर वाला था जिसकी मौत हुई है, जिसने उसका प्रतिवाद किया, उसको मार दिया गया। दूसरा हमारा एक सैनिक जो मुस्लिम है, पश्चिम बंगाल से ही है, उसकी भी मौत हुई है क्योंकि वो सेना का जवान था, इसलिए उसको मारा गया। आपको विषय समझना होगा। ये पूरा का पूरा घटना, इसको घुमाने के लिए, देखिए, विरोधी राजनीति करने वालों को कोई एक बहाना चाहिए। अब लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर सुरक्षा क्यों नहीं था, इसकी जवाबदेही जब अब तो मीडिया के सामने सारे विषय आ रहे हैं। आपको पता है कि वो जो जगह है वो पहलगाम से ऊपर है, वहाँ पर आसानी से लोग नहीं जा सकते, या तो आपको खच्चर पर जाना है या तो आपको पैदल जाना है। बहुत सुंदर जगह है, मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला है। बर्फ़ रहते हैं, बर्फ़ के सीजन में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ठीक उसके पीछे के जो पहाड़ है, जंगल है, वहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू होता है। वहाँ पर जून के पहले किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, जब टूरिस्ट जाएंगे, तब वहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करके लोगों को जाने की बात थी। लेकिन वहाँ की राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी, और अब तो राज्य सरकार भी बोल रही है कि मुझे भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता है। वहाँ पर ये पूरा प्लान हुआ है। आपने वहाँ पर कई वीडियो में जो लोग वहाँ थे, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान है कि वहाँ का जो टट्टू वाला, खच्चड़ वाला था, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा था। वो लोगों से ये बात कर रहा था, आपका नाम क्या है, आपका टाइटल क्या है, आप किस धर्म से हैं, आपको क्यों कुरान की जानकारी नहीं है। कुरान तो आजकल हिंदी में भी मिलता है, आप कुरान पढ़िए, कुरान बहुत अच्छा धर्म है। और उसके बाद उसने फ़ोन निकाल कर लोगों को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर इतने लोग हैं, आप आ जाओ। ऐसे इन्फॉर्मर लगा कर एक पूरे प्लान के तहत ऐसी घटना होती है, जिस घटना में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा जाता है। लोगों के कपड़े उतार कर देखे जाते हैं कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। कलमा पढ़ने को बोला जाता है, उनसे अजान की बातें की जाती है। ऐसे चिन्हित कर करके हिंदुओं को मारने की बात होती है। ये बात मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा, आप किसके ऊपर भरोसा करेंगे, हमको बताइए। जिसका पति मर गया, उसके आँख के सामने पत्नी ने कहा कि मुझे गोली मार दो, तो कहा कि नहीं, तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बता देना कि क्या हुआ है। उस महिला ने बताया कि हिंदू का परिचय पूछकर मारा गया, सीधे बताया कि मुसलमान और हिंदू अलग हो जाओ। एक छोटा सा बच्चा, अभी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, उसके सामने कम से कम 20-25 चैनल के बूम है। उस बच्चे से पूछा गया और उसने पूरी बात बताई। उसने भी कहा कि हिंदू मुसलमान को अलग करके पूछा गया कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, और मेरे पिताजी को मार दिया गया। अभी मैं एक महिला का बयान सुन रहा था, चिन्हित कर करके मारा गया है, धर्म पूछ के मारा गया है। इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जिनको घटिया राजनीति करनी है, जिनको मोदी का विरोध करना है, जिनको सरकार का विरोध करना है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अखिलेश यादव के खानदान का कोई व्यक्ति वहां होता और उससे पूछा जाता कि तुम बताओ कलमा पढ़ो, तो उसको पढ़ना नहीं आता, तो वो बताता कि मैं अखिलेश यादव के परिवार का हूं, हम लोग तो मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो क्या छोड़ देता वो? या ममता बनर्जी का भतीजा होता तो उसको छोड़ देता? आप मुझे बताइए। वहां तो गोली सिर्फ हिंदू मुसलमान देखकर चला है, उसमें मारे गए हैं निश्चित तौर पर। वो वहां का एक युवक था, घोड़ा चलाने वाला, उसने प्रतिवाद किया तो उसको गोली मार दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये हिंदुओं की तरफ से बोल रहा है, तो हिंदू है, काफिर है, मार दो। आपको परिस्थिति समझना होगा कि आज आतंकवादी अब भारत के खिलाफ हमला नहीं कर रहे हैं। पहले आतंकवादी आते थे, ब्लास्ट करके चले जाते थे, उसमें 100 हिंदू मरता था, 10 मुसलमान भी मरता था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब तो जिहाद खुलेआम हो गया, हिंदू को ही मारना है। तो AK-47 लेकर, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया हुआ आतंकवादी हिंदुओं को चुन चुन कर मारता है। और वहीं पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, आपके देश में रहने वाला मुसलमान हिंदू देख देख कर उनके घरों की रेकी करता है, घरों की पहचान करता है, और दंगे के दिन उनके घरों में आग लगाता है, घर के सामान को लूटता है, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। वहीं साउथ 24 परगना में हिंदुओं के दुकानों को देख देख कर लूटा जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हम किससे लड़ाई लड़े? हम रॉकेट लॉन्चर, राफेल, इससे तो पाकिस्तान को उड़ा देंगे। उसका तो नक्शा पता है, कहाँ पाकिस्तान का क्या है, उड़ा देंगे, एयरपोर्ट उड़ा देंगे, उसके आतंकवादी जो गढ़ है उसको उड़ा देंगे। लेकिन भारत में कहाँ बम चलाएंगे, किसके ऊपर मिसाइल चलाएंगे? ये देशद्रोही तो आपके घर में भरे हुए हैं, राजनीतिक नेताओं के नाम पर ऐसे ऐसे लोगों का बयान आता है। ये बयान सुनकर रोए खड़े हो जाते हैं कि हम इनसे कैसे लड़ेंगे। ये जो गद्दार आपके देश में बैठे हुए हैं, जो कोई जाके चीन में आपका पोल खोलता है,
कोई जाके अमेरिका में आपका पोल खोलता है। ये सब तो बिकने वाले लोग हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए तो ये कुछ भी करने को तैयार हैं। चलिए, भैया ने जो बात कहा उस पर एक चीज़ और कहते हैं। कश्मीर की स्थिति 2013-14 के बाद सुधर गई थी और वहाँ के जो बच्चे थे उनकी जो मतलब किस्मत थी ना वो खुल गई, वो अब शिक्षा की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जो आतंकवादी जो जिहादी लोग होते हैं ना, उनका सपना क्या होता है पता है? जो कश्मीर के बच्चे हैं ना वो सिर्फ पत्थरबाज बने। इसलिए जो बच्चे अब आईपीएस आईएएस बनने जा रहे थे उनको फिर से पत्थरबाज बनाने के लिए कश्मीर के आर्थिक स्थिति पे गोली मारी गई है, वहाँ के बच्चों के भविष्य पे गोली मारी गई है। जो बच्चे आगे चल के अब्दुल कलाम बनते उनको फिर से गोली उनके भविष्य पे मार के उनको फिर से पत्थरबाज बनाने का काम कर रहे आतंकवादी। और कहीं ना कहीं उसका समर्थन वहाँ के कुछ स्थानीय लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में अगर कोई ढुकता है तो बिना मुझे पूछे कोई मेरे घर में नहीं ढुक सकता है। वहाँ पे अगर कोई ढुका है देशद्रोही तो वहाँ के स्थानीय लोगों के सपोर्ट के बिना वो नहीं ढुक सकता। भी आपको नहीं लगता वहाँ के भविष्य, जो बच्चे आगे आगामी काल के भविष्य हैं, उनके फ्यूचर पे गोली चला है? निश्चित तौर पर पिछले दिनों में कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम हुआ है, आपने देखा है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल वहाँ बना, सबसे ज़्यादा टनल वहाँ बने, सबसे ज़्यादा रोजगार वहाँ सृजन हुआ और वहाँ पर पंचायत के चुनाव हुए, वहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य है कि सरकार को सारा सब कुछ पता होने के बाद भी वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो उसके लिए चुनाव कराया गया और वहाँ पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी जीत हासिल करती है और उनकी सरकार बनती है। मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास का है। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम जमहूरियत में विश्वास रखते हैं, हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। सरकार किसी भी हो, किसी की भी हो, देश का विकास होना चाहिए, हमारे देश के निवासियों का विकास होना चाहिए। बहुत तेज़ी के साथ में जम्मू कश्मीर में विकास का काम चल रहा था, लेकिन ये बात किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। और दुख तब होता है कि जब पाकिस्तान के लोग जो चाहते हैं वही इच्छा आपके देश के लोगों की भी होती है। इतना उन्नति करने के बाद, इतना विकास करने के बाद भी कुछ लोगों के मन में आज भी पाकिस्तान प्रेम उमड़ रहा है। हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे वहाँ पे पहली बार मैंने कश्मीर में देखा है, पहली बार श्रीनगर में किसी आतंकवादी घटना का विरोध हुआ है। भैया कहाँ से विरोध हुआ? सामने कैंडल मार्च लेके जा रहे, समझिएगा वहाँ पे अगर 100 प्रदर्शन हुए हैं उसमें से 10-20 जो है जेन्युइन है, बाद बाकी प्रदर्शन ऐसे थे कैंडल मार्च के पीछे से हंसा जा रहा है। मतलब एक तरफ से सोचिए वो लोग विरोध भी कर रहे हैं कि आतंकवादियों ने हिंदू को मारा, लेकिन पीछे से खुश भी हो रहे हैं कि चलो ठीक है मार दिया। देखिए, अगर आप इस विषय पर जाते हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये वही कश्मीर है जिस कश्मीर में एक समय में लोकतंत्र रहते, भारत में मुख्यमंत्री रहते, प्रधानमंत्री रहते, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ और उनको कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा और आज तक उनका पुनर्वासन नहीं हो पाया। वहाँ के लोग निश्चित तौर पर एक बार तो पूरे कट्टर होकर वो किसी भी कीमत पर भारत को मानने को तैयार नहीं थे। लाल चौक पर जाने के लिए कोई नेता तैयार नहीं होता था। अभी आज लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाता है। लाल चौक पर देखिए परिस्थितियाँ बदली हैं लेकिन मानसिकता नहीं बदली है। आप ये बात कहना मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा। मेरे मुंह से एक शब्द आ रहा था, मैं उसे वापस ले रहा हूँ। जिस तरीके का हालात जम्मू कश्मीर का है, वहाँ के लोगों की चिंता सिर्फ इसलिए है कि वहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर टूरिज़्म बंद हो गया तो जैसे पाकिस्तान पानी के बिना मर जाएगा वैसे ही कश्मीर के लोग भी खाने बिना मर जाएंगे। इसलिए वहाँ के लोगों का विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और वो ये चिंता वाजिब भी है। लेकिन एक बात ज़रूर है, इस बार सरकार, आप चाहे जो कह लीजिए, बहुत सारे लोग नकली भारतीय सेना के अधिकारी बनकर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक्टर भारतीय सेना का अधिकारी बनकर वीडियो वायरल करता है कि पुलवामा में मैं अधिकारी था, ऐसे हुआ वैसे हुआ। किसी भी हद तक गिरकर भारत को बदनाम करने के लिए लोग साजिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार है और ये सरकार कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार व्यवस्था बनाने वाली सरकार है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मुझे अपने सरकार पर, अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है, अपने देश की सेना पर, अपने देश के जवानों पर भरोसा है। पाकिस्तान को ऐसा जवाब देंगे कि इसके बाद पाकिस्तान भारत की ओर आंख उठाकर देखने के पहले 100 बार सोचेगा। चलिए, कश्मीर की घटना हुई, उसके महज कुछ घंटे या कुछ दिन तो छोड़ दिए, कुछ घंटे बाद गृह मंत्री वहाँ पहुँच गए और उसके बावजूद भी फेसबुक पे एक पोस्ट वायरल होता है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए। तो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल का मालदा, इतना बड़ा घटना हुआ, मुख्यमंत्री का इस्तीफा किसने मांगा? और जो लोग आज फेसबुक पे इस्तीफा मांग रहे प्रधानमंत्री का, उनको ये सोचना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं और
देश के जवान ने जो एक्शन करना था वो तो कर दिया, हालांकि जिस दिन घटना घटी उसके दूसरे दिन से ही चालू हो गया था भैया आतंकवादियों का ढेर। लेकिन जो लोग हमारे देश में रह के हमारा खा के हमारे संवैधानिक अधिकारों को पाते हैं, असम के विधायक हैं एक, वो असम में रह के भारत में रह के विधानसभा का हिस्सा होके वो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। उनको तो असम पुलिस लेके चली गई, लेकिन आसनसोल में जब पाकिस्तान का नारा लगा अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आसनसोल में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करने के लिए पहुंचे तो पुलिस का उनके साथ बर्ताव ऐसा था जैसे लग रहा था कि यही लोग पाकिस्तान से आए हैं। अभी एक घटना हम लोग देख रहे थे, कलकत्ता के एक बाहरी इलाके में पाकिस्तान का झंडा जलाए जाने पर पुलिस बोल रही है कि ये सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पाकिस्तान का झंडा मत जला। भारत में ऐसा कौन सा सेंसिटिव इलाका है जहाँ पाकिस्तान का झंडा नहीं जला सकते? भारत में पाकिस्तान का झंडा जलाने में इतना डर अगर प्रशासन को लगता है तो आप समझिए ये वही प्रशासन है जो शमशेरगंज में धुलियान में घटना होने के बाद 4 घंटे तक इनका अता पता नहीं था। ये बिल में छुपे हुए थे, थाना बंद करके थाना के अंदर छुपे थे। ये सरकार का इशारा नहीं तो और क्या था? पूरा धुलियान जल रहा था, लोगों को मारा जा रहा था, लोगों के घरों को लूटा जा रहा था और 4 घंटे तक पुलिस का पता नहीं था। ये तो वही दृश्य दिखाना चाह रहे थे लोग जैसे डायरेक्ट एक्शन के टाइम में कलकत्ता में सोहरावर्दी के इशारे पर हिंदुओं को काटा जा रहा था, डायरेक्ट एक्शन किलिंग हो रही थी, लोगों को मारा जा रहा था और पुलिस थाने में बैठी थी, थाने से नहीं निकल रही थी। कई दिनों तक लोगों की लाश सड़कों पर पड़ी रही, कुत्ते नोच रहे थे, चील कौवे खा रहे थे। और यहाँ पर चूंकि उस समय एक ऐसा रणनीति बनाया गया था कि हर थाना का, कलकत्ता के आसपास के हर थाने का प्रभारी मुसलमानों को बनाया गया था और उनके ऊपर कंट्रोल था। तो इसी तरह का कोई व्यवस्था मुर्शिदाबाद में भी था, लेकिन बीएसएफ तत्काल प्रभाव से वहाँ उतरी और परिस्थिति को संभाली। तो टीएमसी की सरकार, टीएमसी के मुख्यमंत्री, टीएमसी के प्रवक्ताओं ने कहा कि बीएसएफ बाहर से भाड़ा पर लोग लाकर पश्चिम बंगाल में दंगा फैला रही है। तो हरगोविंद दास और चंदन दास को मारने वाला आदमी मुर्शिदाबाद का ही निकला। मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश से लोग आके पत्थर चला के चला गया, दंगा कर लिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो खुद पुलिस मंत्री हैं, जिनका आईबी, जिनका पूरा का पूरा सिस्टम इसका मतलब फेलियर है, मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा का इस्तीफा मांगने वाले लोग जो अपने बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते हैं, सिर्फ कर सकते हैं तो विरोधी राजनीतिक दल के आंदोलनों को दमन करने का, उनको झूठे केसों में फंसाने का, इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं है। बंगाल की जनता, बंगाल का बहुसंख्यक समाज इस पूरे विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। आने वाला दिन इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए भारी पड़ेगा। एक बात बोलना चाहते हैं, सभी कोई बोलते हैं हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। अब इस हिंदू मुस्लिम भाईचारा का एक बात आपको बताते हैं कि भारत के ही एक राज्य में जहां पाकिस्तान का झंडा जलाया जा रहा था, वहां पे कुछ मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर उस झंडे को उठा के अपने हाथ में समेट रही थी। अब सोचिए, ये भारत में रह के भारत में खाती है, भारत में रहती है, इनका परिवार भारत में रहता है, भारत से इनका कमाई चलता है, इनका बच्चे का शिक्षा भारत में होता है, और ये पाकिस्तान के झंडा को उठाकर संभाल के रखती है। लेकिन यही पाकिस्तान में जब हिंदुस्तान का झंडा जलाया जाता है तो इन लोगों के द्वारा एक फेसबुक पे पोस्ट भी नहीं होता है कि भारत के झंडे को क्यों पाकिस्तान में जलाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का झंडा जब भारत में जलाया जा रहा है तो पुलिस को भी परेशानी हो रही है और महिलाएं बुर्का पहनकर रास्ते पर उतरकर पाकिस्तान के झंडे को उठा रही है, समेट के अपने हाथ में रख रही है। कैसा भाईचारा भैया? देखिए, ये बात तो पाकिस्तान भी कहता है। पाकिस्तान के कई अलगाववादी नेताओं ने ये बात कई बार स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो भारत के अंदर ही एक गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसे कुछ लोग हैं तभी तो, ऐसे कुछ राजनेता हैं तभी तो उनका ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमको मानने वाले लोग हैं, अलगाववादी लोग हैं जो पाकिस्तान के समर्थक हैं, पाकिस्तान के शुभचिंतक हैं। नहीं तो आप मुझे बताइए, आपके देश के इतने लोगों को नृशंस हत्या करने के बाद पाकिस्तान का विरोध हो रहा है और महिलाएं सड़क पर उतरकर सार्वजनिक रूप से उस झंडे को हटा रही हैं, उनको क्या बताया गया है? उनकी शिक्षा क्या है? उनको भारत से कोई प्रेम है कि नहीं? आज मैं देख रहा था, एक आलिम बोल रहे थे कि इस्लाम में ये बताया गया है कि आपका सबसे बड़ा फर्ज वहाँ है जिस देश में आप जिसका खाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने मुसलमान इसको मानते हैं? आपके धर्म में ये कहीं लिखा हुआ है? ये कितने मुसलमानों को पढ़ाया जाता है? यहाँ तो लोगों से पूछिएगा तो भारत का संविधान मानने को तैयार नहीं है। जब उनके ऊपर आक्रमण होता है तो संविधान की बात करते हैं, नहीं तो वो तो शरीयत मानते हैं, वो तो चाहते हैं कि देश में शरीयत लगे। ऐसे स्थिति में ये जो लोग देश में रहकर देश के खिलाफत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके सबसे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
पाकिस्तान के एक नेता है, वो बोल रहे हैं कि सिंधु नदी में अगर पानी बंद किया तो या तो सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान आएगा या तो वहाँ खून बहेगा। बेनजीर भुट्टो के सुपुत्र हैं वो अपनी माँ को नहीं बचा पाए। उनके देश का इतिहास ऐसा रहा है, उनके देश का इतिहास नहीं, उनके कौम का इतिहास ऐसा रहा है। अपने बाप को मारकर सत्ता पाने वाले लोग, अपने परिवार के लोगों का कत्ल कर कर सत्ता पाने वाले लोग खून खराबा का बात तो करेंगे ही। तो पानी तो बंद हो गया। भुट्टो जी, अगर आपकी माँ ने दूध पिलाया है तो एक भारतीय का खून बहा के दिखा दीजिए। दिन गिनिए, बहुत जल्दी आपको आपकी औकात का पता चल जाएगा। किसमें कितना पानी है, किसमें कितना दम है, बहुत जल्दी सामने आने वाला है। ये भूखा नंगा भिखमंगा देश का स्थिति ये वाला है, समझ रहे? ये कटोरा वाला स्थिति है। आटा के लिए लाइन, पानी के लिए लाइन, तेल के लिए लाइन, और ये भारत को आंख दिखाता है। अगर सच में भारतीय सैनिक और देश के प्रधानमंत्री ये चाह लेना कि कल का सुबह पाकिस्तान नहीं देखेगा तो जो देश का नक्शा है ना, वहाँ से पाकिस्तान हटा दिया जाएगा। लेकिन भारत हमेशा विचारधारा ऐसा रखता है कि भाईचारा बना रहे, लेकिन वो लोग हर बार भारत पे आक्रमण करते हैं, आक्रमण पे आक्रमण करते हैं। तो कितना दिन सहज करेगा भारत? नहीं, अब भारत सहने के मूड में नहीं है। जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल तैयार हुआ है और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस बार आतंकवादियों को और आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोगों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे जो आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। आज आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग में युद्ध कोई नहीं चाहता है, लेकिन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी ने भी इस बात को कहा है कि पड़ोसी का पानी बंद करना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक पड़ोसी जो पड़ोसी धर्म नहीं मानता है उसको सबक सिखाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका पड़ोसी का धर्म पालन करना। तो उनके साथ कड़ा से कड़ा रुख अपनाया जाए और उनको सबक सिखाया जाए। इसके लिए पूरा देश एकमत हो गया है। आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। सबसे पहले जरूरी क्या है जानते हैं? जो भारत में रह के भारत का विरोध करते हैं, सबसे पहले ऐसे लोगों को चिन्हित करके ना इनको रिटर्न भेज दिया जाए। ये चाहे बांग्लादेश के पसंद करते हो, चाहे पाकिस्तान को पसंद करते हो, जहां पसंद करते हो, इनको फिर से तारों के नीचे से भेज दिया जाए। उसके बाद देश के बाहर से जो है ना उससे सल्टा जाएगा। और एक चीज बताना चाहेंगे, ओवैसी जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के नेता कहे जाते हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री का समर्थन कर दिया है इस विषय को लेकर। लेकिन कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं ना जिनके पास मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, तमाम और भी नेता, लेकिन अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं है। देखिए, अभी भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उसमें उन्होंने कहा है कि आपके प्रदेश में जितने लोग पाकिस्तान के रहने वाले हैं उनका डेटा कलेक्ट करिए, उनको चिन्हित कीजिए और उनको तत्काल प्रभाव से देश से बाहर निकालने का काम कीजिए। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ना उस बैठक में जाती है, ना उनकी तरफ से कोई पहल किया जाता है। जबकि आपने गुजरात में देखा है कि परेड करा दिया गया पाकिस्तान से आए रातों रात, और महाराष्ट्र में चिन्हित करके उनको उनकी कार्रवाई शुरू हो गई है। आप मुझे बताइए कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आखिर क्या संदेश देना चाहती हैं, पूरे देश को और दुनिया को क्या बताना चाहती हैं? कि वो पाकिस्तान के साथ है, ये बताना चाहती हैं? तो पूरा देश दुनिया देख रहा है। आने वाले समय में हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की ताकत जनता होती है। जनता बहुत जल्द इनको इनका सबक सिखाएगी। सोशल मीडिया पे बहुत सारा वीडियो आ रहा है जिसमें मुसलमान समुदाय के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपने शरीर पे बम बांध के पाकिस्तान चले जाएंगे। और वहीं पे कुछ ऐसे मुसलमान लोग हैं जिनका फेसबुक पे पोस्ट आ रहा है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दीजिए, गृह मंत्री इस्तीफा दीजिए। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये लोग भारत में रह के कलेश करते हैं और खाते हैं भारत का, सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश का और पाकिस्तान को। तो सबसे पहले जरूरी है भारत सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करके इन पे कार्रवाई कीजिए और इनको जिस तरह तारों के नीचे से आए हैं ना, उसी तरह बीएसएफ इनको तारों के नीचे से ढुका दे और सीधा पाकिस्तान का रास्ता दिखा दे। जय हिंद।